चलिए आइए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो देखिए, आज का जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसमें संगीत शिक्षक भर्ती या आप स्टेट पेपर 1-2 दे रहे हैं, दोनों दोनों के लिए एप्लीकेबल है सेम, क्योंकि संगीत का जो प्रश्न है एक ही जगह से दोनों में पूछा जाता है, कोनो खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। तो आज 8वां टेस्ट सीरीज जो एडिटोरिया का हम लोग स्टार्ट किए थे उसका होने वाला है। 2 सेट और बचा हुआ है, तो जो 8 टेस्ट सीरीज आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। आज का सेट का जो पहला प्रश्न है बीपीएससी में, उसमें वो क्या है पहला प्रश्न, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक लग रहा है ना? चलिए आइए, पहला प्रश्न क्या है कि विकृत स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग जानते हैं विकृत स्वर टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक तो कोमल विकृत होता है, एक तीव्र विकृत होता है। कोमल विकृत कहने का मतलब हुआ जो स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे आ जाता है तो उसे कोमल विकृत कहते हैं, और जो स्वर जो है शुद्ध अवस्था से थोड़ा ऊपर चल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तीव्र विकृत कहते हैं। तो 2 प्रकार हो गया कुल। आप सुनते रहिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा ना तो याद होते जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 71 के बाद क्या है? 72 नंबर। 72 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। क्या है कि नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? तो नियमित और स्थिर आंदोलन वाली संख्या को आप लोग जानते हैं मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अन्नपूर्णा देवी के क्या है? अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते हैं अन्नपूर्णा देवी के पिता और गुरु जो थे उस्ताद अलाउद्दीन खां थे। तो सही उत्तर हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला आइए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। है ना? देखिए क्या है, अगला प्रश्न 74 नंबर में है, जो कम से कम 3 आवृत्तियों का हो, खुले व जोरदार बोलों का हो, उसे क्या कहते हैं? तो जो कम से कम 3 आवृत्ति का हो या खुले व जोरदार बोलों का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परन कहते हैं। तिहाई जो है मत बोलिएगा, तिहाई होता है 3 मात्रा रहेगा तो तिहाई हो जाता है, लेकिन जो 3 आवृत्ति का हो और खुले व जोरदार आवाज बोलों का बात हो तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? परन हो जाएगा। तो परन किस में है? देखिए कितना नंबर में है? 1 नंबर में है परन। सही उत्तर हो गया परन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, शास्त्रकारों ने कितने प्रकार के सप्तक बताए हैं? तो शास्त्रकारों के द्वारा आप जानते हैं कि सप्तक जो है 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन? एक तो मध्य सप्तक, उससे जो थोड़ा सा नीचे होता है जिसमें मोटा आवाज होता है उसको मंद्र सप्तक कहते हैं। और मध्य सप्तक से जो ऊपर बना हुआ है जो तार सप्तक के नाम से जानते हो, उसका आवाज पतला होता है, वहां तक आवाज सभी का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आम जो सब लोग का आवाज पहुंच जाता है मध्य सप्तक और मंद्र सप्तक और क्या कहते हैं तार सप्तक के बीच वाला हिस्सा में सबका आवाज सही तरह से पहुंच पाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया सी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या है, ग्रामीणों का जो गीत है कौन सा कहलाता है? ग्रामीणों का गीत कौन सा कहलाता है, यानी ग्रामीणों का गीत क्या कहा जाता है? लोकगीत को ग्रामीणों का गीत कहा जाता है ना। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शब्द ने संगीत के निबद्ध और अनिबद्ध रूपों के बीच विभाजक रेखा खींची है? तो संगीत के निबद्ध और अनिबद्ध ये दोनों गान के प्रकार है। तो यहाँ लय है, मात्रा है, छंद है, गान तो है नहीं। तो गान होना चाहिए था, गान ऑप्शन में अगर रहता तो अपना लोग का आंसर हो जाता क्या? गान हो जाता, लेकिन है नहीं तो इनमें से कोई नहीं दे देंगे, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, जैजवंती डैश का एक राग है। तो जैजवंती के बारे में आप जानते हो कि जैजवंती जो है एक परमेल परवेशक राग है। क्या है? जैजवंती आपको परमेल परवेशक राग है। जो परमेल परवेशक राग किसे कहा जाता है? मान लीजिए कोई राग जो है अभी उसका रात्रि का द्वितीय प्रहर है गाने का, जजवंती का जो गाने का रहता है सबसे लास्ट प्रहर में रहता है रात्रि में। लेकिन जैसे ही इसमें स्वर को थोड़ा सा नी जो है कोमल ग अगर प्रयोग कर देते हैं तो क्या होता है, जजवंती राग आपको दूसरा काफी थाट में चले जाता है। तो एक थाट से अगर दूसरे थाट में चल जाए तो उसे क्या कहते हैं? परमेल परवेशक राग कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका, परमेल परवेशक। दूसरा देखिए, इनमें से संकीर्ण राग है। तो संकीर्ण राग कौन है? पीलू जो है वह संकीर्ण राग की श्रेणी में आता है। 79 का सही उत्तर हो जाएगा आपको कितना नंबर? ए नंबर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 79 के बाद 80 नंबर। 80 में क्या है? देखिए 80 नंबर में क्या है, उस्ताद अली अकबर खां, ठीक है ना, उस्ताद अली अकबर खां कौन सा वाद्य यंत्र
बजाने के लिए मशहूर है? तो आप जानते हैं उस्ताद अली खां जो है वह आपको सरोद बजाने के लिए मशहूर थे, तो सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट में क्या है, तानपुरे को क्या है, तानपुरे को जो है किसके द्वारा बजाया जाता है? तो आप लोग जानते हैं तानपुरे को जो है उंगलियों के द्वारा हम लोग बजाते हैं ना, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए सी नंबर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या है, डोमिनेंट कोड का कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं डोमिनेंट कोड जो है किसको कहते हैं? डोमिनेंट कोड आपको पॉनी रे जो है इसको डोमिनेंट कोड कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर, पॉनी रे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित है? तो हम लोग जानते हैं हिंदुस्तानी संगीत में जो है मूल रूप से 10 थाट, भातखंडे जी के द्वारा जो है 10 थाट का प्रचलन किया गया था। तो टोटल कितना थाट हो जाएगा? 10 थाट। और आपको 10 थाट का स्वर क्या कहते हैं, ये बात याद रखना है। कौन में जैसे कि बिलावल शुद्ध थाट का है, और कल्याण में मोह तीव्र लगता है, उसी तरह सब स्वर को आपको याद रखना है, तो आप अपना याद कर लीजिएगा बुक से देख करके। चलिए 83 के बाद अब 84 नंबर देखा जाए। 84 नंबर में क्या है, ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? मान सिंह तोमर का नाम सुने होंगे, ध्रुपद के बहुत बड़े ध्रुपदीय रहे हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मान सिंह तोमर। आइए इसका सही उत्तर 84 का ए नंबर। 85 में देखिए, नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो आप लोग जानते हैं नाद के 5 प्रकार नारद जी के द्वारा माना गया। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा 5 प्रकार माना गया। बाद बाकी इधर जो है नाद के 3 प्रकार आप जानते हैं क्या क्या होता है? नाद का ऊंचाई नीचाई, नाद का छोटा बड़ापन, और क्या होता है? नाद की जाति होती है। तो ये आपको 3 प्रकार होती है नाद के। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, 86 नंबर। 86 में क्या है, इन जिनमें राग की छाया आए क्या कहलाता है? तो आप जानते हैं जिनमें राग की छाया आती है तो क्या कहलाती है? भाषांग कहलाती है। ठीक, अगला उत्तर देखा जाए प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कहाँ कहाँ चल गए थे, यहाँ आइए। हाँ, ये हो गया ना, भाषांग हो गया। इसके बाद देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों के नाम कितने प्रकार के हैं? तो थाटों के नाम हिंदुस्तानी संगीत में कितने? 10 प्रकार के हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, एक ताल में तालियों की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं एक ताल में जो है ना ताली की संख्या 2 खाली होता है और 4 ताली होता है। 4 मात्रा पे क्या होता है? ताली। 6 विभाग में बटा हुआ रहता है, 2 पे खाली और 4 मात्रा पे ताली होता है, तो आप याद रखिएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, जातियां कितनी है? 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हिल रहा है ना, तो आप बताइए जातियां जो है कितनी जातियां हैं? 12 है, 14 है, 18 है? तो हम लोग जानते हैं जातियां कितनी है, जातियां हो जाएगा आपको 18। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं संगीत रत्नाकर के अनुसार जो है गमक कितने प्रकार के होती है? गमक 15 प्रकार के माने गए हैं। सारंग देव के द्वारा जो है संगीत रत्नाकर पुस्तक लिखा गया है और उसके अनुसार गमक 15 प्रकार के माने गए। सही उत्तर क्या हो गया? बी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, एक ताल में विभाग की संख्या आपको अभी पहले बताएं, एक ताल में कितना विभाग होता है? 6 विभाग होता है, जिसमें कि 4 मात्रा पे ताली होता है और 2 मात्रा पे क्या होता है? खाली होता है। तो एक ताल में विभाग की संख्या क्या हो जाएगी? 6 विभाग हो जाएगी। सही उत्तर ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, रूपक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो रूपक ताल में कुल 7 मात्रा होती है। और रूपक ताल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी ज़्यादातर रूपक ताल का प्रयोग करते हैं तबलिये सब जो है, ठीक है। लेकिन रूपक ताल में एक विशेष बात है, पहली मात्रा पे खाली जो है सिर्फ और सिर्फ रूपक ताल में ही होता है, बाद बाकी किसी ताल में पहली मात्रा पे खाली नहीं होता है। ये बात आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये प्रश्न, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा? 7 मात्रा होता है रूपक ताल में। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट है 93 नंबर। देखिए, संगीत रत्नाकर में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो संगीत रत्नाकर में जो अध्याय है, हम लोग जानते हैं कि संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से जानते हैं और सारंग देव के द्वारा लिखा गया है। तो टोटल क्या गो अध्याय? 7 अध्याय है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, पी.एन. भातखंडे द्वारा लिखित पुस्तक है। भातखंडे के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? तो कर्मिक पुस्तक मालिका जो है, आप जानते हैं कर्मिक पुस्तक मालिका कितने भाग में लिखा गया? 6 भाग में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पंडित भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन? क्वेश्चन एकदम
जबरदस्त है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत डीप में जा करके नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, ठीक है। बीपीएससी हाल फिलहाल में जो एग्जाम ले रही है, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल नॉर्मल, चाहे स्टेट भी दीजिएगा आपको तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं अक्षर काल का जो सूक्ष्म विभाजन है वो आपको क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो सही हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, चल ठाठ के सितार में पर्दे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? चल ठाठ का जो सितार है उसमें कितने प्रकार के पर्दे होते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए। चल ठाठ में 16 से लेकर के 19 प्रकार के पर्दे होते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, कर्मिक पुस्तक मालिका जो कि भातखंडे जी के द्वारा लिखा गया है, 6 भाग होता है उसका, कहाँ गया है? हाँ, तो इसका 6 भाग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शहनाई में किस यंत्र द्वारा स्वर उत्पत्ति होती है? तो हम लोग जानते हैं शहनाई को क्या करते हैं? फूंक करके बजाते हैं। तो आप लोग देखे होंगे शहनाई शादी विवाह में जब बजता है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर पत्ती। पत्ती के द्वारा जो है शहनाई में क्या होता है? उसमें स्वर उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने को क्या कहते हैं? तो ताल के जो पूरे ठेका है उसको अगर पूरा एक बार बजाते हैं तो उसको आवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तन। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति किनके द्वारा दी गई थी? तो भातखंडे स्वर पद्धति भातखंडे के द्वारा ही दी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर, है ना। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? राग खमाज की जाति है। तो राग खमाज जो है आप जानते हैं, उसमें जो है राग खमाज में क्या होता है? साड़ब संपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है एक स्वर रे वर्जित होता है पहली मात्रा आरोह कर्म में। तो साड़ब और अवरोह में क्या होता है? संपूर्ण होता है, सातों के साथ स्वर लगता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? नाच शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाच शास्त्र के लेखक आप जानते हैं भरत मुनि है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? नाट्य शास्त्र में अध्यायों की संख्या। तो नाट्य शास्त्र में आप जानते हैं कि 36 अध्याय है, ठीक ना। इससे पहले प्रश्न पूछा गया था, नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में संगीत का वर्णन है? तो नृत्य का तो आप जानते हैं 26 29 से लेकर के 33 जो है उसमें वर्णन है। तो अध्याय पूछा जाता है, आप उसको भी एक बार अपना बुक से कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। तो 36 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय के कितने भाग है? तो नाट्य शास्त्र में जो 36 अध्याय है उसके टोटल 3 भाग है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? सारंग देव में कुल कितने विकृत स्वर माने हैं? तो हम लोग जानते हैं सारंग देव के द्वारा है जो है विकृत स्वर कितने माने गए हैं? 13 विकृत स्वर माने गए हैं सारंग देव के द्वारा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, श्रुति कितनी है? तो आप लोग जानते हैं श्रुति जो है टोटल 22 श्रुति है। एक सप्तक में कितने श्रुति है? 22 श्रुति है। जैसे एक सप्तक से दूसरा, जैसे इस सा से लेकर के नी तक जाते हैं, नी से फिर अगर तारसा पे जाते हैं तो सप्तक चेंज हो जाता है, और श्रुति क्या होता है? अपने पहली श्रुति का ये दुगुना हो जाता है, सा का दुगुना हो जाता है दूसरा तारसा। जैसे 240 इसका है तो उसका कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा तारसा का आंदोलन संख्या। तो सही उत्तर होगी आपको 22। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? ओह, क्या हो जाता है? भाग जाता है ना। देखिए कहाँ भाग जाता है, कहाँ भाग करके कहाँ जाएंगे, पकड़ के तो लाना ही है। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है, पंडित रामामात झा जो है जिसको रामरंग के नाम से भी जाने जाते हैं, किसके लिए प्रसिद्ध गायक है? कौन सी रचना इसके द्वारा किया गया है? कौन सी पुस्तक जो है पंडित रामामात्र झा के द्वारा लिखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव गीतांजलि जो है पंडित रामात्र झा के द्वारा लिखा गया। तो सही हो जाएगा अभिनव गीतांजलि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम सारना किस विद्वान ने की थी? तो सारना चतुष्टय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भरत के द्वारा किया गया था, ठीक है। मतंग ने भी की थी, सारंग देव ने की थी। सारना चतुष्टय हालांकि करने के लिए सब के सब तीनों का तीनों किए हुए हैं। तो सारना चतुष्टय किस विद्वान ने की है सो पूछा जा रहा है। तो सब हो जाएगा, सारंग देव, मतंग और भरत, सब का सब हो जाएगा। सही उत्तर हो गया आपको डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आप लोग जानते हैं गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर। और पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु कौन है? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। ये भी बात आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सही उत्तर उसका हो जाएगा बी नंबर।
देखिए गंधर्व संगीत महाविद्यालय का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पीएन भातखंडे का जन्म जो हुआ कहाँ पे हुआ था? तो पंडित भातखंडे का जन्म आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के बालकेश्वर नामक स्थान पे हुआ था। और यहाँ ऑप्शन में नासिक, इंदौर, नागपुर है, तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो इनमें से कोई ऑप्शन में है ना, मारिए ना, इनमें से कोई हो जाएगा आंसर, है ना। अगला प्रश्न देखिए, दीपचंदी में मात्राएं होती है, तो दीपचंदी में कितनी मात्रा होती है? तो हम लोग जानते हैं दीपचंदी ताल में 14 मात्रा होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है झप ताल में खाली होती है, तो झप ताल में जो खाली होती है आपको छठी मात्रा पर होती है। खाली कितनी मात्रा पर होती है? छठी मात्रा पर होती है। बाकी दूसरी आठवीं मात्रा पर, 1 3 8वीं मात्रा पर क्या होती है? ताली होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बी नंबर। फिर अगला प्रश्न आइए देखते हैं 113 के बाद 114 नंबर। 114 में क्या है? एक मात्रा में दो मात्रा के बोल कहलाते हैं। तो एक मात्रा में अगर दो मात्रा बोला जाता है दोगुन, तीन मात्रा बोला जाता है तो तिरगुन, और चार मात्रा बोला जाता है तो चौगुन हो जाता है। ये बात आप याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, झप ताल में कितने विभाग होते हैं? तो आप जानते हैं झप ताल 10 मात्रा का झप ताल होता है, जिसमें कि विभाग कितने होती है? तो 4 विभाग होती है। झप ताल में कितने विभाग होती है? 4 विभाग होती है। तो ये आपको 115 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 115 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब कौन कौन होता है झप ताल में विभाग? 2 3 2 3 होता है, 2 3 2 3 होता है टोटल। चलिए, इसका सही उत्तर हो गया आपको बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, होरी किसे कहते हैं? तो होरी आप लोग जानते हैं, होरी किसे कहा जाता है? होरी किसे कहते हैं? किसको? धमार को, ख्याल को, ध्रुपद को, किसको कहेंगे होरी? होरी जो कहा जाता है, हम लोग जो होरी बोलते हैं, धमार को होरी होरी कहते हैं कि ध्रुपद को कहते हैं, तो होरी हम लोग धमार को कहते हैं ना। तो सही उत्तर 116 का क्या हो जाएगा? धमार हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धमार ताल 14 मात्राओं में निबद्ध गायन शैली कौन सी है? धमार ताल के जो 14 मात्रा है, तो इसमें आपको निबद्ध गान शैली कौन सी है? निबद्ध गान शैली किसमें की जाती है? ध्रुपद, धमार और ख्याल में किसमें की जाती है? तो आप लोग जानते हैं निबद्ध गान शैली जो है वह आपको धमार में की जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ध्रुपद अंक की गायन शैली कौन सी है? ध्रुपद अंक की गायन शैली क्या हो जाएगा? धमार है, ठुमरी है, टप्पा है, एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुपद अंक की जो है गायन शैली वह धमारी होता है। तो सही उत्तर हो गया ए नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, ध्रुव और पद इन दो शब्दों को मेल से क्या बनता है? तो ध्रुव और पद के मेल से क्या बनता है? ध्रुपद बनता है। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत शब्द रंज किसका बोध कराता है? तो आप लोग जानते हैं संस्कृत शब्द रंज, रंज धातु से बना हुआ है, जो राग जो है रंज धातु से बना हुआ है। संस्कृत का शब्द है आपको रंज, जिसका अर्थ होता है राग बोध कराता है, राग हो जाएगा। रंज किसका बोध कराता है? तो राग, जिसमें कि संगीत का क्या होता है? राग में है जो आपको रंज धातु का अर्थ ही होता है क्या? जिस तरह चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसका सुंदर बनाता है, उसी तरह राग में जो है ना हम लोग जो संगीतकार है वो क्या करते हैं? संगीत में स्वर और लय के द्वारा क्या करते हैं? रस भर करके उसको रंजक बनाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए क्या है, इनमें से गमक का भेद कौन सा है? कन है, खटका है, मींड है, तो गमक के भेद कौन सा है? तो गमक के भेद आपको मीड हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, राग के गाने का स्थूल समय क्या है? तो राग के गाने का जो स्थूल समय है किससे ज्ञात होता है? तो आप जानते हैं राग के गाने का स्थूल समय वादी और संवादी के बीच के अंतर से पता चलता है। कम से कम वादी स्वर, संवादी को छोड़िए, वादी स्वर अगर पूर्वांग से है तो पूर्व हो जाता है। कुछ कुछ राग एक्सेप्शन है जो कि पूर्वांग होते हुए भी उत्तरांग से हो जाता है। तो पूर्वांग उत्तरांग ऐसे करके, अगर पूर्वांग में है तो वो पूर्वांग से हो जाता है, उत्तरांग होता है तो उत्तरांग से हो जाता है। अब पूर्वांग उत्तरांग तो आप जानते होंगे, सारे ग म तक ले लिया गया है आपको यहाँ पूर्वांग में। उसके बाद फिर मोह प ध्वनि तारसा ले लिया गया है, 2 भाग में बांट दिया गया, पूर्वांग और उत्तरांग में बांट दिया गया है। तो आप राग के स्थूल समय ज्ञात करते हैं वादी स्वर से, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गीत अथवा गत के पहले भाग को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं गीत अथवा गत के पहले भाग को अस्थाई कहते हैं, दूसरे को अंतरा कहते हैं, तीसरे को संचारी कहते हैं, चौथा को क्या कहते हैं? आभोग कहते हैं। तो अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ऐसे चारों क्रम में याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गीत के गत के पहले भाग को अस्थाई कहते हैं। तो आंसर राइट बी नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए 124 नंबर,
124 नंबर में देखिए, गीत का दूसरा भाग क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं गीत का जो दूसरा भाग है अस्थाई के बाद अंतरा हो जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, है ना। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो हम लोग जानते हैं संगीत सामग्री जो है साम वेद में देखने को मिलता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, राग देश का थाट क्या है? तो राग देश का जो थाट है, हम लोग जानते हैं राग देश किस थाट से संबंधित है? आप जानते हैं राग देश खमाज थाट से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, खमाज थाट। अगला प्रश्न देखा जाए, राग देश की जाति है, राग देश की कौन सी जाति है? राग देश में आप जानते हैं कि दो स्वर वर्जित होते हैं आरोह में, और अवरोह में क्या होता है? अवरोह संपूर्ण होता है ना। अवरोह में राग देश की जो जाति है वो आपको क्या हो जाएगी? 127 का जो सही उत्तर हो जाएगा औड़व संपूर्ण हो जाएगा, ए नंबर। आरोह में सिर्फ दो स्वर वर्जित रहता है। अब आरोह में कौन कौन सा स्वर वर्जित रहता है? एक तो ग रहता है, एक ध रहता है, ध न रहता है। 7 स्वरों में आपको क्या प्रयोग होता है? ग ध, हाँ मेरे ख्याल से सही है। राग देश की जाति हो जाएगा आपको औड़व संपूर्ण। दो स्वर क्या होता है? वर्जित होता है। आप देख लीजिएगा, औड़व संपूर्ण आरोह में, और उधर से क्या होता है? अवरोह टाइम में नीचे टाइम में क्या कहते हैं? आते टाइम में अवरोह कहते हैं, इधर से जाते टाइम को आरोह कहते हैं। तो दो स्वर वर्जित होता है, तो औड़व हो जाता है उसका जाति, औड़व संपूर्ण। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए है 128 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं मंगलवाद्य किसको कहा जाता है? शहनाई, जिसको शादी और में फूकते होंगे तो उसको मंगलमय होता है ना, मंगल कार्य करते हैं, तो शहनाई का कार्य होता है, आपको शहनाई हो जाएगा सही उत्तर। 129 नंबर देखिए, कौन से प्रसिद्ध संगीतकार को तबले का जनक माना जाता है? तो तबले का जनक हम लोग जानते हैं अमीर खुसरो जी के तबले का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि अमीर खुसरो जी ने पखावज के 2 भाग में बांट करके क्या किए थे? तबले का आविष्कार किए थे, तो सही उत्तर हो गया आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला है कि मध्यम की आंदोलन संख्या क्या होती है? मध्यम की जो आंदोलन संख्या आप जानते हैं सा का क्या होता है? 240, 240 में 30 जोड़िए 270 हो गया, रे का हो गया 270, रे में फिर 30 जोड़िए 300 हो गया, तो वो आपको हो गया सारे ग का हो गया, और ग के बाद फिर उसमें 20 जोड़िए, तो 20 जोड़िए का क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा, मोह का कितना हो जाएगा? 320। तो ऐसे आपको याद रखना है, सीक्वेंस में सब कुछ भी पूछ सकता है, तो सही उत्तर 320 हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ओह क्या हो जाता है, कहाँ हाथ पड़ जाता है मेरा। झाला किस लय में बजाया जाता है? तो आप जानते हैं झाला जो है किस लय में बजाते हैं? झाला द्रुत लय में बजाया जाता है, थोड़ा फास्ट बजाता है तो झाला हो जाएगा आपको द्रुत लय में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितने हैं? तो आप जानते हैं 5 स्वर जो कि विकृत स्वर हो सकते हैं, तो इसीलिए उसको वो तो चल स्वर हो गया, अपने स्थान से इधर उधर हो सकता है। लेकिन 2 स्वर है जो सा और प, जो कि अचल स्वर है, क्योंकि उसका कोई विकृत रूप नहीं होता है, वो शुद्ध अवस्था में हमेशा रहता है, तो सही उत्तर आपको हो जाएगा 132 का सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं? एक बार में अगर 3 मात्रा कहते हैं लिखते हैं तो उसे आड़ कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए, मतंग ने कितने प्रबंध माने हैं? तो आप जानते हैं मतंग के द्वारा जो है कितने प्रबंध माने गए हैं? 49 प्रबंध माने गए, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 49। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राग असावरी का समप्रकृति राग कौन है? तो आप लोग जानते हैं राग असावरी का जो समप्रकृति राग है क्या है? राग जौनपुरी है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर जौनपुरी। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? तो आप जानते हैं राग रागनी पद्धति में जो है मुख्य राग कितने माने गए हैं? 4 है, 5 है, 6 है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? बताइए आप लोग, कुछ तो कमेंट करके बताइए आप लोग, कितना हो जाएगा राग रागनी पद्धति? एक क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़ देंगे, तो राग रागनी पद्धति हो जाएगा आपको 6। चलिए, सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? चलिए ये क्वेश्चन ही आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं? भैरव है, भैरवी है, असावरी है? तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा कल के वीडियो में। तो सदा सुहागिन किस राग को कहते हैं आप लोग बताइएगा। चलिए अगला देखिए, 138 नंबर का प्रश्न क्या है, क्रिया के कितने प्रकार है ना? क्रिया के कितने प्रकार? तो क्रिया के जो आप जानते हैं क्रिया के कितने प्रकार है? 138 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 2 प्रकार है क्रिया के।
अगला प्रश्न देखा जाए 139 का क्या क्वेश्चन है कि अतीत ग्रह से क्या तात्पर्य है। अतीत ग्रह से तात्पर्य है सम का अंत होने पर गायन आरंभ होना। क्या होता है, सम का अगर अंत होता है तो वहां से क्या करते हैं, गायन आरंभ करते हैं, तो वही हो जाता है आपको अतीत ग्रह, उसी को अतीत ग्रह कहते हैं। तो सही उत्तर बी नंबर हो गया। शुद्ध स्वरों की संख्या कितना है, तो हम लोग जानते हैं शुद्ध स्वर एक सप्तक में 12 स्वर होता है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध होता है और 5 क्या होता है, 5 विकृत होता है। तो 7 शुद्ध स्वर सारे सारे ग म प ध नी शुद्ध स्वर हो जाता है। उसी में रे ग म रे ग ध नी हो जाता है कोमल विकृत, और म हो जाता है आपको तीव्र विकृत। टोटल 5 विकृत और 7 शुद्ध स्वर। तो शुद्ध स्वरों की संख्या 7 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भरत के अनुसार विकृत स्वरों की संख्या बताइए। आपको यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि भरत के अनुसार विकृत स्वर कितना है, क्योंकि विकृत स्वर अभी भातखंडे जी के अनुसार हम लोग 5 मानते हैं, लेकिन भरत के अनुसार विकृत स्वर 2 था। अब कौन कौन 2 था, तो एक तो अंतर्गंधार और दूसरा काकली निषाद। अंतर्गंधार का जो आपको है वह किस श्रुति पर था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और काकली निषाद किस श्रुति पर था। तो अंतर्गंधार आपको 11वीं श्रुति पर और काकली निषाद जो है दूसरी श्रुति पर था। तो ये बात आपको बिल्कुल याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो भरत के अनुसार विकृत स्वरों की संख्या 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सासा रे रे ग ग यह कौन सी तान है। तो आप जानते हैं सासा रे रे ग ग जो है यह अचरक की तान कहते हैं। इसको क्या कौन सी तान कहते हैं, अचरक की तान कहते हैं। अचरक में मत पढ़िए, सासा रे रे ग ग अचरक की तान कहा जाता है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 43 नंबर में है, वेंकटमखी के अनुसार मेलों की संख्या कितनी है। तो वेंकटमखी कौन है जानते हैं, दक्षिण के प्रकांड विद्वान है वेंकटमखी, जो कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का टाइम, जहाँ पे सब संगीतकों को, जितने भी पुस्तक पुस्तिकाएं थे सबको जला दिया गया था, संगीतकों को मार दिया जाता था, कहीं पे एकदम संगीत का समझिए प्रचार प्रसार खत्म किया जाने की कोशिश कर रहे थे औरंगजेब। उस टाइम में पंडित वेंकटमखी के द्वारा जो है 72 मेलों थाटों की रचना की गई। जो दक्षिण के प्रकांड विद्वान है वेंकटमखी, चतुर्दंड प्रकाशिका नामक ग्रंथ लिखते हैं। कौन सा ग्रंथ लिखते हैं, चतुर्दंड प्रकाशिका। तो ये ग्रंथ आपको याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इधर बहुत अभी कितना प्रचलित थाट है आपको दक्षिण संगीत में, 19 थाट अभी प्रचलित है दक्षिण संगीत में, कर्नाटक संगीत में, लेकिन हम लोग को कितना प्रचलित है, 10 थाट प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तनी किस प्रबंध का प्रकार है। तो वर्तनी आप जानते हैं कि शुद्ध सुर जो है उसका प्रकार है। सुर कितने, सुर सालक सुर, सुर शुद्ध सुर होता है, तो वर्तनी शुद्ध सुर का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, यति के कितने प्रकार है। ये क्या हो गया, कहाँ चल जाते हैं, यति के कितने प्रकार है। तो आप लोग जानते हैं यति के जो है 5 प्रकार है, टोटल 5 प्रकार है यति के। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भातखंडे के ताल लिपि में कौन से, भातखंडे के ताल लिपि में खाली चिन्ह कौन सा होता है। अच्छा, खाली के लिए भातखंडे ताल लिपि में कौन से चिन्ह का प्रयोग करता है। तो आप जानते हैं कि खाली के लिए जो है भातखंडे जी के ताल लिपि में जीरो का चिन्ह होता है। यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो खाली खाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए खाली के चिन्ह, ऐसा होना चाहिए, खाली है नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओहो, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। आगे प्रश्न देखते हैं। आइए आगे क्या है प्रश्न कि किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को गायन में मीड कहते हैं, तो वाद्यों में क्या कहेंगे। गायन में अगर एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाते तो उसे मीड कहते हैं, तो उसको वाद्यों में क्या कहेंगे, उसको वाद्यों में सूत कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। सही उत्तर आपको सी नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भरत ने कितने प्रकार, कहाँ हाथ चला जाता है। अच्छा देखते हैं, इस थोड़ा सा हिल जाता है, जहाँ फोन रखे हुए हैं ना वहाँ से हिल जाता है। भरत ने कितने रसों का वर्णन किया है, 4 है, 8 4 है, 12 है। तो भरत ने आपको 8 4 रसों का वर्णन किया, तो सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। 148 के बाद आइए 149 नंबर चलते हैं, दिल्ली बाज को कहा जाता है। तो आप जानते हैं दिल्ली बाज को क्या कहते हैं, दिल्ली बाज को पश्चिमी बाज कहते हैं, और लखनऊ बाज को पूर्वी बाज कहते हैं। ठीक है, जिस दिल्ली बाज आपको मस्जिद खानी गत में बजता है, और ये जो पूर्वी बाज है आपको पूर्वी बाज लखनऊ बाज जिसको कहते हैं, वो आपको रजा खानी गत जो है उसको लखनऊ बाज कहते हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली बाज को क्या कहते हैं, तो पूर्वी बाज। यहाँ ऑप्शन में हाइए नहीं है, पश्चिमी बाज। दिल्ली को पश्चिमी बाज कहते हैं ना, पूर्वी बाज हो जाता है लखनऊ बाज। तो सही उत्तर हो जाता है आपको पश्चिमी बाज, लिख देते हैं आप, याद रखिएगा पश्चिमी बाज।
पश्चिमी बाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 150 में है, किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? तो हम लोग जानते हैं भारतीय संगीत में तो है नहीं, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में दक्षिण पद्धति में आपको षडांग प्रयुक्त किया जाता है। किसमें? दक्षिण पद्धति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। तो चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? आज जो एडिटोरिया का 8वां सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग पहले का नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ देख लीजिए। इसके बाद फिर अगर ये 10 सेट पूरा हो जाता है तो फिर दूसरा पे चलेंगे। 16 को आपको एग्ज़ाम होना ही है संगीत का। उसके बाद +2 का भी बचा हुआ है और स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको ये सेशन। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप अपने अपने चैनल रीस्टार्ट को सब्सक्राइब कर ले। रीस्टार्ट का मतलब आप समझते हैं ना? चलिए रीस्टार्ट करते हैं। मूवी देखे होंगे आप लोग हाल फिलहाल में 12th फेल, उसमें रीस्टार्ट किया जाता है, तो हम लोग भी रीस्टार्ट किए हैं और चलेगा इस सेशन। ऐसे अपने आप को सब दिन रीस्टार्ट करना है, प्रत्येक दिन रीस्टार्ट करना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम के बाद रीस्टार्ट, प्रत्येक दिन आपको पढ़ाई के लिए एकदम अग्रसर रहना है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका रिजल्ट संभव नहीं है। आप जिस टाइम में सो रहे होंगे उस टाइम में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, तो उसी का रिजल्ट बनेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।